2030 में आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट से दुनिया बदल गई और अचानक हर कोई अमरता प्राप्त करने में सक्षम हो गया। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी, और एक बॉस बिल चुकाने के लिए दिन रात काम करने के लिए चिल्ला रहा था। इस अपमान से तंग आकर एक कर्मचारी गुस्से में आकर सबको खरी खोटी सुनाता है, यह कहते हुए कि वह मेहनती नहीं है, और तुरंत नौकरी छोड़ देता है। इस अप्रत्याशित घटना से उसके सहकर्मी सदमे में हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। उसी क्षण वह युवक एक प्रेत साधक के रूप में जागृत होता है और उसकी आत्मा उसके बेहोश शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है। महाशक्तियों का उदय होता है, दुनिया अराजकता में डूब जाती है और संसाधनों के लिए हर जगह युद्ध छिड़ जाता है। इन सबसे पहले हमारा यह युवक एक सामान्य छात्र था जो परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसका स्कूली जीवन काफी साधारण था। उस पर बहुत दबाव था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे उनसे बेहतर जीवन देने के लिए बहुत मेहनत की थी। कक्षा में सभी छात्र पूरी लगन से लगातार लिख रहे थे, मानो कोई मशीन हो। शिक्षक ने लाउडस्पीकर से नए अध्ययन सामग्री के बारे में चिल्लाकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। दूसरी कक्षा में बैठे छात्र भी अपने कमरे में घट रही एक और महत्वपूर्ण घटना से आश्चर्यचकित थे। उसकी कक्षा के एक लड़के ने अपनी शक्ति को जागृत कर लिया, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। 10 साल बाद हमारा नायक सबसे शक्तिशाली बन गया और उसने युद्ध समाप्त करके शांति स्थापित की। हालांकि कुछ शरारती लड़कों को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी और वे अब भी हमारे नायक से लड़ाई करना चाहते थे। लाल आभा से घिरे हमारे एमसी ने कहा कि वह 3 तक गिनेंगे और सभी को घुटने टेक कर उनका अभिवादन करना होगा। उस व्यक्ति के रवैये से पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। तभी शुद्ध ऊर्जा से बनी एक विशाल उंगली आकाश से तबाह शहर की ओर नीचे उतरी। वह विशालकाय हाथ नीचे की ओर बढ़ता रहता है, मानो सबको कुचलने की धमकी दे रहा हो। असहनीय दबाव के कारण सब लोग घुटनों के बल बैठने को मजबूर हो जाते हैं, विरोध करने की भी हिम्मत नहीं रहती। फिर वह विशालकाय हाथ बीच में ही रुक जाता है और शहर का एक टुकड़ा अपनी हथेली में थामे रहता है। कोई चारा न होने पर भीड़ यह चिल्लाने लगती है कि चेन बेहद आकर्षक और शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर हम वर्तमान में लौट आते हैं, एक बेहद आधुनिक और अत्याधुनिक कार्यालय भवन में। हम देखते हैं कि बैंगनी आभा वाला एक जादुई पेन अपने आप कागज की एक शीट पर लिख रहा है। कुछ ही क्षणों बाद चश्मा पहने एक महिला अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक साथ कई कलमों को नियंत्रित करती है और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है। पुनर्निर्माण योजनाओं और वांछित सूचियों जैसे इतने सारे कागजों को देखकर वह अभिभूत प्रतीत होती है। एक कर्मचारी कार्यालय में हड़बड़ी में भागता है, जबकि विभिन्न फाइलें जादुई रूप से हवा में तैरने लगती हैं। मीटिंग रूम में सूट पहने कई अधिकारी चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। एक सहायक हमारे नायक को बताती है कि दुनिया में शांति है, लेकिन इसे फिर से बनाने की जरूरत है। वही चेन से कहती है कि उसे जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कान साफ करते हुए हमारे नायक को यह बात बिल्कुल भी त्वस्त नहीं आई कि उसने अभी अभी क्या सुना। उबे हुए अंदाज में ये चेन उससे पूछती है कि क्या वह मजाक कर रही है। वह शिकायत करता है कि उसने 10 साल से ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ी है और वह बाकी जिंदगी एक चौकीदार बनकर नहीं बिताना चाहता। मुंह बनाते हुए ये चेन कहता है कि अब वह बस अकेले रहना चाहता है और आजाद जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन सहायक को यह मजाक पसंद नहीं आता और वह ये चेन के सिर पर फोल्डर से एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। नायक शिकायत करता है कि वह मजेय है और उसे उसकी छवि का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी और वह उसका पीछा करते हुए उस पर कुछ और वार करने लगी, जबकि वह भाग रहा था। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह खुद को और अपनी हालत को ध्यान से देखे। उसने उसके कपड़ों की शिकायत करते हुए कहा कि वह शॉर्ट्स और चप्पल पहनकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहा है। उनकी सहायक उन्हें उनके शहीद साथियों की याद दिलाती है और कहती है कि दुनिया का भविष्य उनके हाथों में है। यह सुनकर ये चेन गंभीर हो जाता है और एकदम अलग भाव से उसके पीछे से उसके पास आता है। फिर वह अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, जिससे वह चौंक जाती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। हमारा नायक कहता है कि वह प्रशासन का जिम्मा उन्हीं पर छोड़ रहा है और अगर कोई उसकी बात न माने तो उसे बता दे। वह आगे कहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा वह उसे पीट देगा। महिला घबरा जाती है और नायक के भागते ही उसे एक बार फिर फोल्डर से मारती है। सहायक बेहद गुस्से में है, उसे उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी नायिका गंभीर भाव से सोच में डूबी हुई है और उसे एक गंभीर और अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। गंभीर निगाहों से वह पूछती है कि क्या वह सच में कुछ पूछ रहा है। ये चेन जवाब देता है कि जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध करने के लिए मजबूर किया जा सके। उसका यह जवाब सुनकर महिला ने निराशा भरी आह भरी, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
फिर उसने तर्क दिया कि जब बाकी सब लोग काम में व्यस्त होंगे तो उसे अकेलापन और ऊब महसूस होगी। हमारा नायक आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि उसने जो कहा वह वास्तव में काफी तर्कसंगत है। आश्वस्त होकर वह नौकरी के बारे में पूछता है और वह उसे आश्वस्त करती है कि यह बहुत ही आरामदायक और आनंददायक काम है। वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और समझाती है कि वह बूढ़ा हो रहा है। शरारती मुस्कान के साथ वह बताती है कि अब उसके लिए ब्लाइंड डेट पर जाने और शादी करने का समय आ गया है। ये चेन मुस्कुराता है और सहमत होता है कि यह वाकई एक आरामदायक और झंझट मुक्त काम है। लेकिन अचानक उसे असली बात समझ आती है और उसका चेहरा बदल जाता है। अगले ही पल ये चेन की बेबस चीख इमारत की छत से पूरे शहर में गूंज उठती है। कुछ ही देर में दृश्य शहर के बीचों बीच स्थित एक शांत और पारंपरिक दिखने वाले रेस्तरां में बदल जाता है। अंदर एक खूबसूरत महिला अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कई तलवारों को अपने ऊपर हवा में तैराती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपनी सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक का उपयोग करने के लिए तैयार हो रही थी। महिला ने अपनी उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करके मांस के कई टुकड़ों को बड़ी कुशलता से काटा। फिर वेट्रेस ने जादू का उपयोग करके उड़ती हुई प्लेटों को एक खुशहाल परिवार की मेज पर पहुंचा दिया। हमारा नायक चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए सब कुछ देखता है। वह सोचता है कि युद्ध समाप्त हो गया है और कभी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले मंत्रों का अब दैनिक जीवन में नया उपयोग है। रेस्तरां में ये चेन अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है और उसे याद आता है कि जो लोग प्रेम प्रसंग में देर करते हैं वे अक्सर सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं। फिर वह मेज पर उंगलियां थपथपाने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसका धैर्य जवाब दे रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वह अपनी सहायक से बहस कर रहा है और कह रहा है कि वह शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह खुश और स्वतंत्र रहना चाहता है। चिड़चिड़े चेहरे के साथ वह उस महिला को घूरता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। सहायक फिर कमर पर हाथ रखकर उसे नीचे देखती है, यह जताते हुए कि वह पीछे नहीं हटेगी। हमारा नायक उससे कहता है कि वह ऐसा व्यवहार करना बंद करे जैसे उसके माता पिता ने उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा हो। वह बताती है कि स्कूल की इमारत गिरने पर उसके माता पिता ने उन दोनों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वह कहती है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया था, इसीलिए वह उसके निजी मामलों का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझती है। ये चेन और बातें नहीं सुन पाता और चिल्लाकर कहता है कि उसे कम से कम इन सब की वजह तो पता होनी चाहिए। तभी कागजों का एक ढेर हमारे नायक के सामने मेज पर फेंक दिया जाता है। उनकी सहायक बताती हैं कि अब जब वे अजेय हो चुके हैं तो गुट विवाह संबंध का प्रस्ताव देना चाहते हैं। हमारा नायक पलटवार करते हुए कहता है कि वह उसे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि उसने इतिहास का अच्छा खासा अध्ययन किया है। फिर वह कल्पना करता है कि नाटकों में विवाह संबंध कैसे होते हैं, जिनमें सुंदर सजी धजी महिलाएं होती हैं। असल में उसका मानना है कि कहानी बिल्कुल अलग है, इसीलिए वह डेट पर जाने से इनकार करता है। उसकी बहन पास आकर कहती है कि वह एक विनाशकारी हथियार है और पूछती है कि क्या वह यह बात समझता है। ये चेन उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या यह सब उसके बेहद आकर्षक और सुंदर होने की वजह से है। उसकी बहन सिर हिलाकर मना करती है। वह उसके गालों को छुटकी काटती है और कहती है कि अगर उसकी ताकत ना होती तो कोई भी औरत उसकी तरफ देखती भी नहीं। मुस्कुराते हुए वह बताती है कि बदले की कार्रवाई के डर से वे सिर्फ सबसे खूबसूरत लड़कियों को ही भेजेंगे। आंखें चौड़ी करके हमारा नायक आखिरकार समझ जाता है कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसे एहसास होता है कि उसकी बात सही थी और वह स्थिति को पूरी तरह से गलत तरीके से देख रहा था। शर्म से लाल होकर यह चेन उत्साहित हो जाता है और उससे कम से कम डेट की एक तस्वीर भेजने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या उसके पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन महिला बस सिर हिलाकर मना कर देती है। वह कहती है कि चुनाव उसका है, लेकिन उनके बीच थोड़ा रहस्य बनाए रखना बेहतर है। रेस्टोरेंट में वापस आकर ये चेन को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और अब बहुत देर हो चुकी है। एक मधुर आवाज हमारे नायक से बात करती है और वह देखता है कि आवाज देने वाला उसके सामने नंगे पैर खड़ा है। यह देखकर ये चेन का चेहरा लाल हो जाता है और इतनी दयालु और मधुर आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शर्मिंदा होकर वह जवाब देता है कि संयोग से वह भी एक तयशुदा मुलाकात के लिए यहां आया है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो महिला ने एक ऐसा मुखौटा पहन रखा था जो किसी बुरे सपने से निकला हुआ लग रहा था। ये चेन पूरी तरह से सदमे में था और उस भयानक दृश्य को देखकर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। डरावने मुखौटे के बावजूद उसका शरीर एकदम बेदाग था। ये चेन को अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। रेस्टोरेंट के ग्राहक दहशत में हैं और डर के मारे फुसफुसाते हुए उसका नाम लेने लगते हैं। तभी लैंड डूडुओ का नाम पूरे शहर में गूंज उठता है और रेस्टोरेंट में दहशत फैल जाती है।
इसके साथ ही रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। एक आदमी अजगर पर सवार होकर चिल्लाता है कि वह 10 महान आपदाओं में से एक है और उसका जहर बेहद घातक है। इस अफरा तफरी के बीच एक पिता अपनी बेटी को कंधों पर बिठाकर भागता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अफरा तफरी क्यों मची है। इसी बीच रेस्टोरेंट में हमारा नायक अपने ठीक सामने बैठी रहस्यमयी लैंड डोडुओं को घूरता रहता है। ये चेन उस महिला की ओर इशारा करते हुए पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है, जबकि युद्ध तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। फिर उसे वह पहला मौका याद आता है जब वह उससे मिली थी और उसने अपने जहर से लगभग उसे मौत के घाट उतार दिया था। उस समय उसे जीवित रहने के लिए 1 महीने तक इंजेक्शन और रक्त आधान के साथ गहन उपचार की आवश्यकता पड़ी। ठीक होने के बाद वह बदला लेने निकला, लेकिन उसका दुश्मन भी और अधिक शक्तिशाली हो गया था। हमारा नायक नकाबपोश लड़की द्वारा पूरी तरह से पराजित और अपमानित होने की घटना को याद करता है। कई महीनों की बीमारी और एक और रक्त आधान की आवश्यकता के बाद वह लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था। वर्तमान में लैंड डुओडुओ घबराई हुई लग रही है और खुद को समझाने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रही है। फिर वह बताती है कि वह अपने महान तांत्रिक के आदेश पर एक गुप्त मुलाकात के लिए वहां आई है। हमारे नायक को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। ये चेन उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और सचमुच लड़े थे। लेकिन वह महिला जवाब देती है कि उसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, जिससे हमारा नायक उसकी इस धृष्टता को देखकर दंग रह जाता है। फिर वह उसके मुखौटे को छूता है और उसे याद दिलाता है कि उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी थी। लैंड डोडुओ बताती है कि वह तो बस आदेशों का पालन कर रही थी, क्योंकि या तो मिशन पूरा करना था या मर जाना था। यह सुनकर यी चेन सोचने लगता है और उसकी बात समझने लगता है। पूरी तरह से असमंजस में डूबा हुआ वह अपना सिर खुजाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। फिर वह सुझाव देती है कि वे ब्लाइंड डेट जारी रखें, लेकिन यह विचार हमारे नायक को डरा देता है। वह घबरा जाता है और तुरंत मना कर देता है, यह कहते हुए कि सिर्फ उसका मुखौटा देखकर ही उसे कंपी आ जाती है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह लड़का अलविदा कहता है और कहता है कि बेहतर होगा कि वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन लैंड डोडुओ उसे पुकारती है और एक पल रुकने के लिए कहती है। चेन मुड़कर पूछता है कि वह क्या चाहती है। महिला बताती है कि उसके गुरु ने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और उसे मुखौटा उतारने के लिए कहा था ताकि उसका मन बदल जाए। यह सुनकर हमारा नायक उत्सुक हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि लैंड डोडुओ का असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। फिर वह अपने हाथों को अपने चेहरे पर लाती है और अपना भयानक मुखौटा उतारने लगती है। जैसे जैसे नकाब हटता है और उसका छिपा हुआ चेहरा धीरे धीरे सामने आता है, उत्सुकता बढ़ती जाती है। हमारा नायक घबराकर उस नकाब के पीछे का चेहरा देखने के लिए बेताब हो जाता है। अंत में वह महिला मुड़ती है और यी चेन पहली बार उसका चेहरा देख पाता है। उसी क्षण उस लड़के के चेहरे पर हल्की हैरानी की जगह गहरा सदमा छा गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी पूर्व दुश्मन की खूबसूरती पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और ब्लाइंड डेट के लिए हाँ में सिर हिला दिया। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसने अपना मन बदल लिया। फिर वह पूछती है कि क्या वे अब शादी कर सकते हैं। हमारा लड़का बिना सोचे समझे उत्साह से सिर हिलाने लगता है, लेकिन अपनी सहज प्रतिक्रिया देखकर उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दबाजी कर रहा है। इसलिए वह होश में आने के लिए अपना सिर फिर से हिलाता है। फिर हमारा नायक कहता है कि शादी के लिए 2 लोगों के बीच सच्चा प्यार जरूरी है। डोडुओ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि शादी होते ही वह उससे प्यार करने लगेगी, बस बात खत्म। ये चेन और बर्दाश्त नहीं कर सका और हताशा व उलझन में अपने बाल नोचने लगा। फिर उसने उसे पकड़कर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसे पता भी है कि प्यार क्या होता है। डोडुओ जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन वह सीख सकती है, क्योंकि वह हमेशा अपनी कक्षा में सबसे होशियार छात्रा रही है। वह अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करती है और कहती है कि उसे हमेशा स्कूल में सबसे अच्छे अंक मिलते थे। हमारा नायक उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है और उसे कुछ सूझता हुआ प्रतीत होता है। उसे याद आता है कि उसके विपरीत उसे अपनी कक्षाओं में पास होने के लिए हर संत से प्रार्थना करनी पड़ी थी। ये चेन उंगली उठाकर कहता है कि वह उसे समझाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी इस विस्तृत व्याख्या के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश करता है। वह असहज हो जाता है और अपना सिर खुजलाने लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि बात कहां से शुरू करे। ये चेन हताश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस जटिल स्थिति में क्या करे। तभी डोडुओ गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है और धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करती है। ये चेन को एहसास होता है कि उसने अपना पूरा जीवन लड़ने और प्रशिक्षण में ही बिताया है, इसलिए उसे डेटिंग के लिए कभी समय ही नहीं मिला।
अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह एक शानदार रणनीति सोचता है। उत्साह से भरा हुआ वह कहता है कि वह अभी किसी से पूछेगा और इस समस्या का समाधान करेगा। वह असमंजस में है और उस समय हमारे नायक की एक भी बात नहीं समझ पा रही है। वह अपनी एक दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है। उसकी आंखें शुद्ध शक्ति से चमक उठती हैं। हमारा नायक अपनी सर्वोच्च तकनीक का उपयोग करके ब्रह्मांड में एक विशाल द्वार खोल देता है। डोडू अपनी आंखों के सामने शक्ति का वह अचूक प्रदर्शन देखकर दंग रह जाती है। मुस्कुराते हुए ये चेन कहता है कि स्वयं को दो भागों में विभाजित करने की उसकी क्षमता स्कूल की परीक्षाओं के कारण ही विकसित हुई है। वह गला साफ करता है और अपनी क्लोन समन तकनीक का उपयोग करने की तैयारी करता है। पोर्टल के जरिए हम देखते हैं कि उसकी सहायक के कई क्लोन एक कार्यालय में लगातार काम कर रहे हैं। वे दोनों पोर्टल के अंदर से उन्हें देखते रहते हैं, जबकि महिला पूरी तरह से बेखबर रहती है। हमारा नायक इतने सारे क्लोन देखकर चौंक जाता है और उससे अपनी भयानक शक्तियों को त्यागने के लिए कहता है। लेकिन उसकी असली बहन अपनी प्रतियों के साथ प्रकट होती है, जो किसी असली कंपनी की सीईओ जैसी दिखती है। वह पोर्टल के पास आती है, अपना चश्मा उतारती है। वे आमने सामने एक दूसरे को घूरते हैं। उसकी बहन डोडुओं की तारीफ करती है। शर्मीले स्वभाव का छोटा डुओडुओ सहायक के अभिवादन का जवाब बहुत धीमी आवाज में हेलो कहकर देता है। वही चेन की छाती पर उंगली से गुदगुदी करता है। वह चिढ़ जाती है और शिकायत करती है कि वह व्यस्त है और उसके कपल गेम्स के लिए उसके पास समय नहीं है। ये चेन कहता है कि यह जरूरी काम है और उससे डोडुओं को प्यार का मतलब सिखाने के लिए कहता है। इस बेतुके अनुरोध को सुनकर सहायक हैरान और अवाक रह जाती है। उसकी बहन शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वह लड़ाई झगड़े में व्यस्त रही है। लेकिन ये चेन उसका राज खोल देता है और उसे याद दिलाता है कि वह स्कूल के बैग में छुपकर रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ा करती थी। वह चिढ़ जाती है और शर्म से उसकी एक आंख पर चोट लग जाती है। वह पूछती है, तो क्या हुआ? हमारा नायक कहता है कि भले ही उसे लड़ाई का अनुभव ना हो, लेकिन उसे प्यार के सारे सिद्धांत पता हैं। असहज महसूस करते हुए सहायक कुछ पल सोचती है और अपनी विस्तृत व्याख्या देने की तैयारी करती है। वह कहती है कि किसी से प्यार करना उनके आसपास घबरा जाना और हर समय उनके बारे में सोचना है, यहां तक कि जब आप उनसे दूर हों तब भी। फिर हमारा नायक डोडुओं की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या अब उसे समझ में आया कि प्यार क्या होता है। तभी डोडुओं ने तुरंत अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि वही चेन से बेहद प्यार करती है, जिससे ये चेन दंग रह गया। उसने बताया कि उसे लड़ते समय उसे घबराहट होती है और उसके बाद वह सिर्फ यही सोचती है कि अगली बार उसे कैसे हराए। प्यार के इस अटपटे इजहार को सुनकर उसकी बहन खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। वह इतनी जोर से हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जबकि ये चेन चिढ़ जाता है और डोडुओं को कुछ समझ नहीं आता। हमारा नायक अपनी बहन की हंसी पर गुस्सा करता है, लेकिन डोडुओं से कहता है कि उसे उसकी हंसी पर यकीन नहीं है और वे बाद में अकेले में बात करेंगे। सहायक इतनी जोर से हंसती है कि वह उस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर रोने लगती है। फिर वह हंसना बंद कर देती है और गंभीर चेहरे के साथ ये चेन को बांह से खींच लेती है। डोडुओं उन दोनों को गायब होते हुए देखती है और वह असमंजस में पीछे रह जाती है। डोडुओ इस स्थिति से हैरान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। फिर एक इमारत की छत पर सहायक ये चेन पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। टेलीपोर्ट की मदद से वे दोनों गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंच जाते हैं। हाथ बांधे और गंभीर चेहरे के साथ बहन हमारे नायक को घूरती है और जवाब का इंतजार करती है। इसके बाद ये चेन उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि डेट डोडुओं के साथ है। वह जवाब देती है कि अगर उसने उसे सच बताया होता तो हमारा नायक वहां नहीं आता। वह भड़क उठता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि वह डोडुओ है तो वह कभी भी इसमें शामिल होने के लिए राजी नहीं होता। ये चेन को युद्ध के दौरान उसके द्वारा जहर दिए जाने पर हुए दर्द की याद आती है। भले ही उसका शरीर अविनाशी हो, लेकिन उस दर्द से उबरने में लंबा समय लगेगा। उसकी बहन शांत स्वर में पूछती है कि क्या उसे वह प्यारी नहीं लगती। हमारा नायक जमीन पर बैठा है, पूरी तरह से अवाक है और आह भर रहा है। ये चेन अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और हवा में से एक सिगरेट प्रकट करता है। फिर वह अपनी उंगलियों के एक झटके से सिगरेट जलाता है, अपनी अविश्वसनीय कुशलता का प्रदर्शन करता है। हमारा नायक कहता है कि उसकी मां सही थी और खूबसूरत औरतें जहर होती हैं, लेकिन उसकी बहन गुस्से में चिल्लाती है कि 10 साल पहले डोडुओ जैसी लड़की के साथ उसका कोई चांस ही नहीं था। वह उस पर उन दोनों को जबरदस्ती मिलाने और उससे कुछ छिपाने का आरोप लगाता है। गंभीर चेहरे के साथ वह धमकी देता है कि अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो वह उसके मन की बात जान लेगा। यह कहते ही उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकलती है और वह अपनी टेलीपैथी शक्ति को सक्रिय कर देता है। उसकी बहन घबरा जाती है
और उससे विनती करती है कि वह उसकी निजता में इस तरह दखल न दे। हमारा नायक उससे इस सब के पीछे एक ठोस कारण बताने की मांग करता है। दोनों इमारत के किनारे पर बैठे हैं और सहायक सोच में डूबी हुई सी नजरें फेर लेती हैं। वह बोलना शुरू करती है और कहती है कि अगर ब्लाइंड डेट असफल रही तो कुछ बुरा होगा। वह बताती है कि अगर उनकी मुलाकात सफल नहीं हुई तो उस बेचारी लड़की के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। गंभीर और चिंतित चेहरे के साथ वह बगल में देखती है जबकि हवा उसके बालों को छू रही होती है। यह सुनकर हमारा नायक पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह जाता है। वह बताती है कि दुनिया में हुए बदलाव के बाद तरह तरह के मंत्र और शक्तियां इंटरनेट पर फैल गईं। सहायक समझाती है कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर साधना ऐप्स दिखने लगे। इसके साथ ही गुटों ने क्षेत्र बनाए और पहले झोंबी राजा जैसे हथियार विकसित किए। अन्य समूहों ने भी शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अपने मानवरूपी हथियार बनाए। इनमें से प्रत्येक हथियार में दैवीय क्षमताएं थीं और वे व्यापक विनाश करने में सक्षम थे। इसके बाद प्रत्येक हथियार की शक्ति को वर्गीकृत करने के लिए मानवरूपी हथियारों की एक श्रेणी बनाई गई। उनके सहायक ने खुलासा किया कि उस समय डोडुओ दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची थी। उसे और उसके कुछ सहपाठियों को एक बेहद खतरनाक विष विधि का अभ्यास कराने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था। बच्चों को विष विशेषज्ञ बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। इन सब के बाद केवल नन्हा डोडुओ ही अंत तक जीवित रह पाया। यह चेन सोचता है कि उसे भी युद्ध समाप्त करने वाला मुख्य व्यक्ति बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। वह पूछता है कि डोडुओ के पास रहने के लिए कोई जगह न होने का इससे क्या संबंध है। उसकी बहन शहर की ओर इशारा करते